दोस्तों, अगस्त सन 1985 की एक स्याह रात। आसमान पर बादल घने थे, जैसे किसी ने काले रंग की चादर वहां पर बिछा दी हो। चांद की हल्की सी रोशनी भी उस वक्त कहीं खो सी गई थी और सितारे बादलों के पीछे छुपे हुए थे। मैं अपनी रोडवेज बस को मध्य प्रदेश के सरसोल के सुनसान रास्तों से होकर लेकर जा रहा था। रात का समय था, शायद उस वक्त 12 बज चुके थे। बस में सवारियां गिनती की थी, कुछ थके हारे मजदूर जो दिन भर की मेहनत के बाद गहरी नींद में थे, एक दो परिवार जिनके बच्चे अपनी मां की गोद में सिमटे हुए थे और कुछ अकेले यात्री जो खिड़की से बाहर टकटकी लगाए हुए बैठे थे। सड़क कच्ची थी, दोनों तरफ घने जंगल फैले हुए थे जिनके बीच से रास्ता सांप की तरह बल खाता हुआ आगे बढ़ता था। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई अनजानी शक्ति हवा में तैर रही हो। मेरे मन में एक अनजानी बेचैनी थी जो मुझे बार बार सताई जा रही थी। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए बस को संभाल रहा था। मेरी आंखें सड़क पर थी, लेकिन मन कहीं और। घर की चिंता थी मुझे, मेरी पत्नी जो बीमार थी और मेरा बेटा जो स्कूल में पढ़ाई को लेकर बेहद परेशान था। थकान भी थी मुझे, क्योंकि मैं सुबह से बस चला रहा था। इस रास्ते पर मैं कई बार आ चुका था, लेकिन आज कुछ अलग था। शायद हवा की ठंडक, शायद जंगल की खामोशी, या शायद मेरे मन का वहम। रास्ते के दोनों ओर पेड़ों की काली परछाइयां मुझे किसी अनजानी आकृति की तरह लग रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और पुराने पत्तों की। पर उस वक्त मेरे बगल में कंडक्टर रामू बैठा था। वो एक हंसमुख इंसान था जो आमतौर पर गाने गुनगुनाता रहता था, लेकिन आज वो भी खामोश था। शायद वो भी इस रात की भारी हवा को महसूस कर रहा था। बस का इंजन पुराना था और उसकी आवाज़ रात की खामोशी को चीर रही थी। मैंने अपने आप को सड़क पर केंद्रित करने की कोशिश की। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और बार बार गड्ढों से बचने के लिए मुझे स्टीयरिंग को तेजी से घुमाना पड़ता था। तभी अचानक ही बस ने एक तेज झटका लिया और एक भयानक आवाज़ वहाँ पर गूंजी, जैसे कोई भारी चीज कुचल गई हो। इस आवाज़ से मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई। बस अपने आप ही रुक गई और इंजन खामोश हो गया। पीछे बैठे यात्रियों में भी हलचल मच गई। कोई जोर से चीखा तो कोई आपस में बड़बड़ाने लगा। फिर मैंने कंडक्टर की ओर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में वही डर था जो मेरे मन में उमड़ रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। ये क्या हो गया? मैंने तो सड़क पर कुछ भी नहीं देखा था। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को मैं संभालने लगा। कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। फिर मैंने कंडक्टर को इशारा किया और हम दोनों बस से नीचे उतरे। रात की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को उस वक्त छुआ, लेकिन उसमें कोई राहत नहीं मिली। मेरे हाथ में टॉर्च थी, जिसकी रोशनी मैंने बस के अगले पहिए पर डाली तो वहां धूल भरी सड़क पर एक आदमी पड़ा था। उसका आधा शरीर पहिए के नीचे दबा हुआ था। खून की एक पतली धार सड़क पर रेंग रही थी। मेरे हाथ उस वक्त कँपाने लगे कि ये कैसे हुआ। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। सड़क उस वक्त खाली थी और मैंने बस को पूरी सावधानी से भी चलाया था। फिर यह आदमी पहिया के नीचे कैसे आ गया? तभी मैंने कंडक्टर की ओर देखा जो मेरे पास खड़ा था, तो उसकी आंखें भय से फैली हुई थी। हम दोनों ने बिना कुछ कहे उस आदमी को निकालने की भी कोशिश की। मैंने उसके कंधे पकड़े और धीरे से खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बहुत भारी था, जैसे वो पत्थर का बना हो। फिर मेरी उंगलियां उसके चेहरे के पास गई और फिर जो मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसकी आंखें जो अब तक बंद थी वो अचानक ही खुल गई थी। उनमें से एक तेज अलौकिक रोशनी निकली, सफेद चमकदार और इतनी तीव्र कि मेरी आंखें चौंधिया गई। तभी मैं पीछे हट गया और मेरे पैर लड़खड़ा गए। कंडक्टर भी डर के मारे चीख पड़ा और कुछ कदम पीछे हट गया। उस रोशनी में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। वो आदमी जो बस के नीचे दबा था, अब वो हिलने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। फिर मैंने देखा कि उसका चेहरा अब इंसान का नहीं रहा। उसकी आंखें अब दो चमकते सूरज की तरह थी और उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन उसमें से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन अब मेरे शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। ये क्या था? ये आदमी नहीं, कुछ और था। फिर अचानक हवा में एक गहरी डरावनी गूंज उठी। यह आवाज़ कहीं से नहीं आ रही थी, सिर्फ ये मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मेरे कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी, जैसे कोई प्राचीन भाषा में कुछ कह रहा हो। तभी मैंने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन वो आवाज़ रुकी नहीं। मेरी नज़र उस प्राणी पर पड़ी
जो अब पूरी तरह से बस के नीचे से बाहर आ चुका था। उसका शरीर अब ठोस नहीं था, ये एक धुंधली आकृति में बदल रहा था, जैसे धुआं हवा में घुल रहा हो। उसकी चमकती आंखें अब मेरी ओर देख रही थी और मुझे लगा जैसे वे मेरे मन के भीतर तक घुस रही हों। फिर मैंने पीछे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए। मेरी सांसें काफ़ी तेज हो रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो प्राणी अब मेरे सामने हवा में तैर रहा था और उसकी आकृति बदल रही थी, कभी इंसान जैसी तो कभी किसी भयानक जीव जैसी। उसकी रोशनी अब पूरे इलाके को रोशन कर रही थी और मैं देख सकता था कि जंगल के पेड़ उस रोशनी में हिल रहे थे, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। इधर मुझे बस के अंदर से भी चीखें सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो यात्री खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। उनके चेहरों पर भय साफ दिख रहा था। कुछ लोग बस से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे जैसे जाम हो गया था। मैंने कंडक्टर की ओर देखा जो अब जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखें उस प्राणी पर टिकी थी। मैंने उसे उठाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी नज़र फिर उस प्राणी पर चली गई। वो अब मेरे और भी करीब आ रहा था। उसकी आंखों की रोशनी अब मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और मुझे लगा जैसे मेरा शरीर अब हल्का हो रहा हो। मेरे दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें उभरने लगी। पुराने मंदिर, टूटी फूटी मूर्तियाँ और एक काला गड्ढा जिसमें से अनगिनत आंखें मुझे घूर रही थी। उस वक्त मैं चीखना तो चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ गले में अटक गई। फिर अचानक उस प्राणी ने अपनी बाहें फैलाई और एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी इतनी तेज हो गई कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो प्राणी वहां से गायब था। सड़क खाली थी और बस का पहिया अब भी वैसा ही था, लेकिन अब वहां पर कोई खून नहीं था, ना कोई शरीर था। फिर मैंने कंडक्टर की ओर देखा जो अब भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से बेहोश था। फिर मैंने बस की ओर दौड़ लगाई। सभी यात्री अब खामोश थे, लेकिन उनके चेहरों पर अब वही डर था। फिर मैंने इंजन चालू करने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से वो तुरंत ही चालू भी हो गया। फिर मैंने बस को तेजी से भगाया, बिना पीछे मुड़े। मेरे दिमाग में वही चमकती आंखें थी, वही फुसफुसाहट। जब हम अगले शहर पहुंचे तो मैंने पुलिस को सारी जानकारी दी, लेकिन जब हम उस जगह पर वापस गए तो वहां कुछ भी नहीं था। ना तो कोई खून, ना कोई निशान। मेरी बस की भी जांच हुई, लेकिन उसमें कोई खराबी नहीं मिली। यात्रियों ने भी कुछ नहीं कहा। शायद वो डर गए थे या शायद उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं जानता हूँ कि उस रात मैंने क्या देखा। वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई भूत नहीं था, वो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं था। फिर मैंने उस रात के बाद वो रास्ता कभी नहीं लिया, लेकिन हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो वही चमकती आंखें मेरे सामने आ जाती हैं और वही फुसफुसाहट मेरे कान में गूंजती है जो कि उस रात गूंजी थी। लेकिन हाँ, मैंने अब बस ड्राइविंग छोड़ दी है और मैं अब अपने घर पर रहकर एक साधारण जीवन जी रहा हूँ, जो कि मेरे मन को बहुत ही सुकून देता है। लेकिन हाँ, वो भयानक यादें आज भी मेरे जहन में ताज़ा हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, 23 साल पहले की बात है ये, जब मैं एक छोटे से शहर सिंगोला में रहा करता था। वो रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली थी, जिसकी छाया आज भी मेरे मन पर पड़ती है। उस रात स्टेशन जाने के लिए मुझे एक ऑटो लेना पड़ा। रात के यहीं कोई 11 बज रहे थे और सिंगोला की सड़कें पूरी तरह से सुनसान थी। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी और सड़क के किनारे लगे पीपल के पेड़ों की पत्तियां सरसराहट पैदा कर रही थी। मुझे जल्दी थी क्योंकि मेरी ट्रेन रात के 1 बजे की थी और मुझे स्टेशन तक पहुंचने के लिए समय चाहिए था। मैं सड़क के किनारे पर खड़ा था जब दूर से एक ऑटो की रोशनी दिखाई दी तो उसकी हेडलाइट अंधेरे में चमक रही थी और जैसे वो मेरे पास आकर रुका तो मैंने बिना ज़्यादा सोचे समझे उसमें बैठने का फैसला किया। ऑटो वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका चेहरा टोपी के छाया में ढका हुआ था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी, लेकिन मैंने इसे रात का वहम समझकर अनदेखा कर दिया। फिर मैंने उसे स्टेशन का रास्ता बताया और वो बिना कुछ बोले ऑटो को हाईवे की ओर मोड़ने लगा। हाईवे पर पहुंचते उसने ऑटो की स्पीड अचानक ही बढ़ा दी। हाईवे पर चलती हवा मेरे चेहरे पर तेजी से टकरा रही थी और ऑटो की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क के किनारे के दृश्य धुंधले हो रहे थे।
मुझे थोड़ी बहुत बेचैनी होने लगी तो मैंने ऑटो वाले की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा अब भी टोपी की छाया में था। उसकी पीठ सीधी थी और वो सड़क की ओर एकटक देख रहा था, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का कोई एहसास ही ना हो। फिर मैंने मन ही मन खुद को समझाया कि शायद वो जल्दी में है और मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ देर के बाद ऑटो हाईवे से एक छोटे कच्चे रास्ते पर मुड़ गया। ये रास्ता मुझे अनजाना लगा। सिंगोला का हाईवे सीधा स्टेशन की ओर जाता था और इस रास्ते का कोई नामो निशान मुझे याद ही नहीं था। पेड़ों की घनी छाया ने रास्ते को और भी अंधेरा बना दिया था। ऑटो की हेडलाइट्स की एकमात्र रोशनी थी जो पथरीले रास्ते को हल्का हल्का उजागर कर रही थी। फिर अचानक ही ऑटो में एक अजीब सी घड़घड़ाहट शुरू हुई। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई। फिर मैंने सोचा शायद इंजन में कोई खराबी है, लेकिन ऑटो वाला बिना रुके उसे चलाता ही रहा। फिर कुछ ही पलों बाद ऑटो अचानक से रुक गया, घड़घड़ाहट भी बंद हो गई और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसर गई। फिर मैंने ऑटो वाले की ओर देखा, लेकिन उसने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने उसे कई बार पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। दोस्तों, उसकी चुप्पी मुझे और भी ज़्यादा बेचैन कर रही थी। आखिरकार मैं गुस्से में चिल्लाते हुए ऑटो से बाहर ही निकल आया, लेकिन जैसे ही मैंने सामने का नज़ारा देखा तो मेरे पैर जम गए। सामने एक पुराना सा शमशान था। उसकी टूटी फूटी कब्रें, बिखरे हुए पत्थर और हवा में तैरती धूल का एक अजीब सा माहौल था वहाँ पर। और वहाँ शमशान के मुख्य द्वार पर वही ऑटो वाला खड़ा था। उसकी आंखें अब और भी ज़्यादा तेज चमक रही थी और वो मुझे एकटक घूरे जा रहा था। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर ऑटो की ओर देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब ऑटो भी गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा कि ये सब क्या था, वो ऑटो वाला कौन था और मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। पर मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। मेरे पैर भी अब कँपाने लगे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर उस शमशान की ओर देखा। वहाँ की हवा में एक अजीब सी सड़ान थी और कहीं दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने अपने आप को संभाला और सोचा कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिर मैंने उस रास्ते की ओर कदम बढ़ाए जिससे ऑटो आया था, लेकिन जैसे मैंने कुछ कदम बढ़ाए तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे पलटकर भी देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थी। मैंने भी अपनी चाल बढ़ाई, लेकिन वो एहसास कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक मेरे पीछे साए की तरह चिपक गया हो। तभी मैंने फिर से पलटकर देखा और इस बार मुझे एक हल्की सी छाया दिखी जो पेड़ों के बीच से गायब हो गई। अब मेरे माथे पर पसीना छलछला आया। रास्ता अब और भी ज़्यादा घना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थी और उनकी छाया ज़मीन पर अजीब अजीब सी आकृतियाँ बना रही थी। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, लेकिन उसकी स्क्रीन काली थी। मैंने उसे बार बार दबाया, लेकिन वो चालू ही नहीं हुआ। मेरी घबराहट अब डर में बदल चुकी थी। फिर मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन रास्ता जैसे अंतहीन था। हर कुछ कदमों बाद मुझे लगता कि मैं उसी जगह पर वापस आ गया हूँ जहाँ से मैंने दौड़ना शुरू किया था। दोस्तों, फिर अचानक ही मुझे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसके बाहर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। मैं उस लालटेन की ओर दौड़ा, ये सोच कर कि शायद वहाँ कोई मदद मिल जाएगी। लेकिन जैसे मैं झोंपड़ी के पास पहुँचा तो मुझे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से सुनसान थी। खिड़कियों में शीशे नहीं थे और दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर अंदर झांका तो वहाँ एक पुराना चूल्हा, कुछ टूटे फूटे बर्तन और एक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में वही ऑटो वाला था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था। उसकी आंखें तस्वीर में भी वही चमक लिए हुए थी जो मैंने पहले देखी थी। अब उन आँखों को देखकर मेरे दिमाग में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। फिर मैंने तुरंत ही झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैंने उसे ज़ोर ज़ोर से धक्का मारा, लेकिन वो टस से मस ही नहीं हुआ। मेरे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। फिर मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ फिर से कोई नहीं था। अब मेरी सांसें काफ़ी तेज हो गई तो मैंने फिर से दरवाजे पर जोर लगाया और इस बार वो खुल गया। मैं बाहर की ओर भागा, लेकिन बाहर का नज़ारा अब बदल चुका था। झोंपड़ी के बाहर अब वही शमशान था।
मैं फिर से उसी जगह पर खड़ा था जहां पर ऑटो रुका था। मेरे दिमाग में अब कोई तर्क काम नहीं कर रहा था। ये सब एक सपने की तरह लग रहा था, लेकिन दोस्तों मैं जानता था कि ये एक हकीकत थी। मैंने अपने आप को संभाला और शमशान के बाहर की ओर चलना शुरू किया, लेकिन हर कदम के साथ वो ऑटो वाले की छवि मेरे दिमाग में और भी साफ होती जा रही थी। उसकी चमकती आंखें, उसकी खामोशी और उसकी वो भयानक मुस्कान जो मैंने शायद पहले नहीं देखी थी। फिर मैंने रास्ते पर चलते हुए एक पुराना मील का पत्थर देखा जिस पर लिखा हुआ था सिंगोला स्टेशन 5 किलोमीटर। तो मैंने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि शायद अब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने कुछ कदम और बढ़ाए तो मुझे फिर से वही घड़घड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। ये वही आवाज़ थी जो ऑटो में शुरू हुई थी। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर वही ऑटो खड़ा था, लेकिन इस बार उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं था। वो ऑटो अपने आप ही हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। तभी मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और वहाँ से दौड़ना शुरू किया, पर मेरे पीछे ऑटो की हेडलाइट की रोशनी अभी भी पड़ रही थी और वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मेरे पैर थकने लगे थे, मेरी सांसें भी फूल रही थी और मेरे शरीर में अब तक कोई ताकत भी नहीं बची थी। फिर अचानक ही ऑटो की रोशनी गायब हो गई और मैंने खुद को स्टेशन के बाहर खड़ा पाया। मैंने अपने चारों ओर देखा तो स्टेशन की घड़ी में रात के अब 1 बज रहे थे। मेरी ट्रेन शायद जा चुकी थी, लेकिन मैं इस बात से खुश था कि मैं उस भयानक जगह से निकल आया था। दोस्तों मैंने स्टेशन मास्टर से भी बात की तो उसने मुझे अगली ट्रेन के बारे में बताया, जिसे सुनकर मैंने राहत की सांस ली और मैं एक बेंच पर बैठ गया। लेकिन जैसे मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे एक पुराना टिकट मिला। उस पर लिखा था सिंगोला से शमशान घाट, एक तरफा यात्रा, जिसे देखते मेरे हाथ कँपाने लगे। तभी मैंने उस टिकट को फेंक दिया और स्टेशन से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे मैंने स्टेशन के बाहर कदम रखा तो मुझे फिर से वही ऑटो दिखा। वो वहाँ से काफ़ी दूर खड़ा था और उसकी हेडलाइट्स मेरी ओर चमक रही थी। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद ये मेरा वहम है। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो ऑटो अब गायब था। फिर उस रात के बाद मैंने सिंगोला छोड़ दिया, लेकिन वो घटना मेरे दिमाग में आज भी जैसी की तैसी बनी हुई है। दोस्तों मैंने उस ऑटो वाले के बारे में कई बार सोचा, लेकिन मुझे कभी भी कोई जवाब ही नहीं मिला। शायद वो कोई भटकती आत्मा थी या शायद मेरे दिमाग का वहम। लेकिन एक बात तो तय है, उस रात मैंने जो देखा वो कोई साधारण घटना नहीं थी। वो मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।